सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। रीता जी नेपाल से है, रीता बुद्धू जी, और संगीता जी नेपाल से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। यूएसए से थैंक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब यू। जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। जैसा नमस्ते। कि आप सब लोगों को मालूम है, सोशल मीडिया के माध्यम से रीता जी और संगीता जी, उनके और एक और साथी, जो तीन लोगों ने मिलकर के नेपाल में साइकिल की यात्रा की थी। और इस ऐतिहासिक यात्रा पे उस राज्य में, नेपाल में, काफी उनको बढ़ चढ़ करके उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो इन तीनों हमारे बहनों का जो साइकिल के माध्यम से जो यात्रा करने का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, इस पर मैं बारी बारी से संगीता जी से और रीता जी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल पे रीता जी का और संगीता जी का बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रीता जी और संगीता जी थैंक यू सो मच जगदीश जी। जी। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों का ये जो साइकिल की यात्रा कहाँ से आप शुरू किए थे, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं अपना परिचय देते हुए, इस पर ऐसा करने का आपको लोगों को प्रेरणा कैसे मिली, इस पर आपने विचार रखें। रीता जी जी थैंक यू जगदीश जी। मैं रेडियो नेपाल में काम करती हूँ। 17 साल जी से मैं काम कर रही हूँ, अभी भी मैं काम कर रही हूँ रेडियो नेपाल में। मैं प्रोग्राम चलाती जी हूँ वहाँ पे। जी जी और नेपाल में बहुत ज्यादा वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ इसके खिलाफ हमने बहुत ज्यादा प्रोग्राम भी किए, लेकिन कास्ट का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई। नेपाल में कानून बन गया, कानून बनने के बाद भी वो कानून लागू नहीं हुआ। लागू तो हुआ लेकिन अच्छे से कार्यान्वयन में नहीं आई। फिर भी दलित लोगों को मतलब मारना और उनको क्राइम करना और वो टच एंड नॉन टचेबल का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा है। इसलिए हम इसको खत्म करना चाहते हैं। और जी हम रिपोर्टिंग करने के लिए ऑल नेपाल में जाना चाहते थे, लेकिन हमारे हम्म। पास ज्यादा पैसे भी नहीं था और हमारे पास गाड़ी भी नहीं था। फिर हम क्या करें? इसलिए हमने सोचा हम साइकिल से भी हम जाना चाह सकते हैं। हम साइकिल में जाएंगे और दलित लोगों से मिलेंगे और उनका प्रॉब्लम हम मतलब रिकॉर्ड करके, उनको वीडियो रिकॉर्ड करके और फोटो खींच के हम गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं। और जी गवर्नमेंट को देखा कि प्रॉब्लम ऐसा है। अभी भी कानून में जो लिखा है, कानून में लिखा हुआ जो है ऐसा मतलब वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का अंत नहीं हुआ है। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन अंत करने के लिए उन लोगों को सब कुछ हम दिखा के और उन लोग को ऊपर से लेने के लिए हमने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना के भी दे देंगे। इसलिए जी हमने जी साइकिल यात्रा करने के लिए सोचे थे। जी फिर हम करके भी आई है अभी। जी। तो रीता जी, आप लोगों की ये यात्रा कितने किलोमीटर की चली, और कितने कितने इलाके में जाकर के कहाँ कहाँ के लोगों से आप लोगों ने मिला? थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में बताएं, फिर मैं संगीता जी के पास जाऊंगा। जी, हमने ऑल नेपाल के ट्रैवल किया है। ऑल नेपाल आपको पता होगा वो ईस्ट से वेस्ट तक 1024 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने 20 दिनों में पार कर चुके हैं। और जी हमने बहुत ज्यादा लोगों को उस टाइम पे मिल चुके हैं और उनसे बात भी किए हैं और उनका प्रॉब्लम भी हम देख के आए हैं। और उनको मतलब ये कास्ट से जो कास्ट प्रॉब्लम है ना नेपाल में, वो कास्ट प्रॉब्लम को अंत करने के लिए हमने बहुत कुछ मतलब वहाँ से हमको बहुत कुछ मिला है और जी इसको हम एक रिपोर्ट बना के और गवर्नमेंट को दे देंगे। जी जी। बहुत शुक्रिया रीता भौतिकी जी, आप हमारे साथ बने रहें।
मैं संगीता जी से भी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, उसके बाद में हम कृपाल सिंह जी के पास जाएंगे। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप तीनों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, और वहां भी आज के डेट में जाति पाति छुआछूत, लोगों के आदमी भेदभाव, अनटचेबल की बातें हैं जैसे भारत में भी होती है। तो इसकी प्रेरणा आप लोगों को कैसे लगा, और कैसे आप समाज के लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती हैं? लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है, संगीता जी? थैंक यू जी। संगीता जी हमें सुन हाँ जी, हमें सुन पा रहे हैं संगीता जी? हाँ जी, हाँ जी। जी बोलें। इसकी प्रेरणा तो हमें रीता दीदी से मिला है, क्योंकि हम तो उनसे छोटे, हम काम करने के लिए हमने तो ज्यादा काम नहीं किया है। रीता दीदी से थोड़ा सा हमने तो थोड़ा थोड़ा काम किया है। हमारी प्रेरणा रीता दीदी ने बढ़ाया, और जी, रीता दीदी से हमने ये यात्रा शुरू किया था। तो आप ये पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके माता पिता, बहनें, और आप क्या करती हैं अभी? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किसमें? मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। जी जी। तो आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी। तो मैं अभी दोनों मेहमानों की बातों को सुन रहा था, और कृपाल सिंह जी भी सुन रहे हैं। कृपाल सिंह साहब, जैसे कि नेपाल में भी एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, और इन बहादुर बेटियों ने एक बीड़ा उठा करके 1000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों से मिल करके इस अभियान को छेड़ा है इन लोगों ने, और देश में एक मिसाल कायम किया है, और बहुत रिस्पॉन्स इसको मिला है। कई लोगों से इन लोगों ने अपने अपने वीडियो बनाई है। मैं रीता जी से चाहूंगा कि इनका वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से प्ले करने की वो कोशिश करेंगे। तो मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि इन दोनों बेटियों को उत्साहवर्धन करते हुए इनके जो भावना है उस पर अपने विचार व्यक्त करें। कृपाल सिंह साहब। सबसे पहले वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत बहुत प्यार ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों बेटियां ਨੂੰ। मेरे को 50 वर्ष के ऊपर हो गए हैं रहते हुए अमेरिका में। यहाँ भी देखकर काफी नेपाली लोगों से मेरा समय समय अनुसार पढ़। कृपाल सिंह साहब, और आपकी चेहरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, थोड़ा फेस सेंटर पे आ जाएं। जी, आप ठीक है? अभी ओके। तो मेरा पहले तो ये काफी प्यार है नेपाली लोगों से, क्योंकि जो मैं लुधियाने में पढ़ा बड़ा हुआ, वहाँ हमारे वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। एंड ब्यूटीफुल पीपल ते, बहुत मतलब प्रेम वाले ते बड़े प्यार वाले लोग सीगे। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग जिन्हों कहते ने ना, उस तरह बचपन तो ही नेपाली लोगों के नाल हुण तुहाडे दर्शन करके मैनूं होर भी बड़ी खुशी हुई है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई फील कि भी तुसी योर रोल मॉडल्स इन द सेंस कि भी तुसी इनिशिएटिव लिया कुछ ना कुछ करने दे लई। बड़े लोग जिहड़े ने गल्लां बातां ही करते रहंदे ने, पर दे डोंट टेक एनी एक्शन। सो दिस इज कमेंडेबल एंड आई अप्रीशिएट तुहाडा जिहड़ा हैगा इस पासे बड़ा शलाघायोग उद्यम है। मैं तुहाडे तो ये जानना चाहना कि भाई गुरु नानक साहब जो सिख धर्म के बानी हैं, उनका जन्म 1469 में हुआ। वो अपने उदासियों, जिसको हम उदासी कहते हैं, ट्रेवल्स में नेपाल भी गए थे। नेपाल कहाँ, काठमांडू के लागे कोई मठ वगैरह है, यहाँ कोई उनके पैरो फॉलोअर्स हैं, उदासी लोग जो भी है। मेन मस्जिद जो मेन उनका जो सीगा, लोगों नू सुपरस्टिशन जिन्हों कहने असी वहम वगैरह तो दूर रह के एक अकाल पुरख दे नाल, एक परमात्मा दे नाल जोड़न दा उन्हां दा मेन मंत्र सीगा। आर यू फॉलोइंग मी? तो आपको समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको फॉलो हो रहा है? रीता जी समझ रही हैं कृपाल सिंह साहब जो बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं समझ जी पा रही हूँ। जी, ठीक है। चलो करूंगा थोड़ी बहुत ही।
जो भी उसका मेन उद्देश्य उनका वही था कि वे लोगों को कैसे बरोबरता का सबक सिखाया जाए, क्योंकि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं और हमें रल मिल के बहन भाई के तौर पे रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो उन्होंने हमें 3 असूल बताए, नाम जपना, वाहिगुरु दा नाम जपना, परमात्मा दा किरत करना। सो एवरीवन शुड वर्क, नो मैटर ऑल वर्क, सब काम जो है पवित्र है। वंड छकना, फिर अपनी किरत कमाई दे विचों दूजा दी अपना भी गुजारा करना ते दूजा दी भी मदद करनी। ये लेके पैगाम वो सारी दुनिया में घूमे और नेपाल भी वो आए। सो वैसे ही लग रहा है मेरे को कि आप लोग भी साइकिल पर ट्रेवल करके यहाँ जहाँ भी लोगों की हालात देख के उनको में जागृत पैदा कर रहे हैं कि वो लोग हौसला अफजाई करके आगे बढ़ सके। क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है? आप मेरे को जरा जवाब दो इसका। रीटा जी, कृपाल सिंह साहब का कहना है कि आप लोगों ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए आप लोगों को ये बहुत बड़ा मतलब उपहार है नेपाल के लिए, एक बेटियों के लिए, और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और उनके लिए आप लोग मिसाल है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप दोनों से प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, कृपाल सिंह साहब। रीटा जी। और हम तो क्या बोलते हैं, और हमें जो कुछ भी आए हमने बहुत संघर्ष किया है। मैं तो जब मैं 10 साल की थी, 10 साल के टाइम पे ज्यादा कुछ पता नहीं था। उस हमारे घर के सामने एक मंदिर था, वो मेरे ग्रैंडफादर ने मतलब बनाया था वो मंदिर। लेकिन हम मेरे पापा जी को वहां जाने का मतलब जाना बंदिश था, वो जा नहीं पाते थे। और हम भी जा नहीं पाते थे। एक बार जब मैं 10 साल की थी उस टाइम पे मेरे पापा जी ने कहा कि ये तो हमारा पैसे लगा के हमारा खुद का मंदिर है, क्योंकि हम फिर भी हम नहीं जा सकते हैं, अब हम जाएंगे। ये मंदिर सबका है, हम भी मतलब जाने के लिए हमको भी अनुमति देना चाहिए। ऐसे करके मेरे पापा जी मंदिर जाने लगे थे। फिर मेरे पापा जी को बहुत वहां पे मतलब उनको पिटाई कर दिया उन लोगों ने। उस टाइम पे मेरे दिल में ऐसा मतलब पीड़ा हो था, और मुझे लगा ये गलत है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया हुआ वो मंदिर में हम जा नहीं पाते हैं, तो ये तो गलत बात है। फिर जाने की जो कोशिश किया है उन्होंने, फिर भी मेरे पापा जी को इतना पिटाई कर दी, तो गलत है। इसलिए हम इसको विरोध करेंगे। उस 10 साल की टाइम से मेरे विरोध करने लगी। और मेरे पापा जी बोलते थे तुम बड़ी जाओ और पढ़ लिख करके और डॉक्टर बन जाओ और नर्स बन जाओ और अच्छी मतलब कंपनी में जागीर होके पैसा कमाओ, लाइफ अच्छा बनाओ, बोलते थे मेरे पापा जी। लेकिन मैंने सोचा मेरे लाइफ अच्छा होने के बाद दूसरे को अच्छा लाइफ तो नहीं होगा। फिर मैंने सोचा मैं जर्नलिस्ट बन के ये खराब जो प्रवृत्ति है नेपाल में, जो जात पात का जो प्रॉब्लम है, जो छुआछूत है अभी भी, इसका खत्म करने के लिए मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। फिर मैं जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत संघर्ष किया है और जर्नलिस्ट भी बन चुकी है। मैं 17 साल से मैं रेडियो नेपाल में प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो दलित लोगों के लिए कर रही हूँ। उनको भी मानव की तरह जीना चाहिए, उनको भी अच्छी लाइफ होना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, उनको भी मतलब और लोगों की तरह उनका भी जागीर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं नेपाल में। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष करके आई हूँ, अभी भी संघर्ष करने जारी करके जब मानव एक नहीं होगा तो संघर्ष, अभी भी कर रही हूँ मैं।
जी जी जी, बहुत शुक्रिया रीटा जी। कृपाल सिंह साहब, आपने सुना रीटा जी क्या कह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जात जी पात कैसे खत्म करके बरोबर जी तक जी अ, जी जी जो लोगों तक पहुंचाया गया। आपका क्या जी। ख्याल है संगीत? मैं संगीता जी से चाहूंगा कि वो अपनी आवाज को इम्यूट करें, अपनी आवाज इम्यूट करें संगीता जी। संगीता जी, जैसा कि अभी रीता जी ने अपनी बातें कही है, कृपाल सिंह जी ने जो बातें रखी है, आप क्या सोचती है आने वाले समाज में जो गैर बराबरी है, जो संत महापुरुषों ने इसको खत्म करने के लिए कितना संघर्ष किए और आज भी ये बना हुआ है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि जब तक कि संत महापुरुषों की वाणी को ले करके आगे बढ़ने वाले अगर कोई नहीं होंगे तो इसका इस बीमारी का सॉल्यूशन हो नहीं सकता। क्या कहना है संगीता जी? हाँ जी, मेरा भी वही ख्याल है जो दीदी ने बोला। हमारे देश में जात पात की भेदभाव पहले से चलते आ रही है, अब भी चल रही है। इसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हर इंसान तो, हर लोग एक ही है ना, उसका खून भी अलग सेम ही है, हमारा भी सेम ही, इसलिए ये खत्म होना चाहिए। जी। तो ये ये जिस ढंग से नेपाल के संविधान में कानून भी बन चुका है, लेकिन उसका कितने हद तक हमारे लोगों के ऊपर में उसका पालन हो रहा है? ज्यादा तो नहीं हुआ है क्योंकि बाहर दिखा रहे कि अंदर अंदर से हर एक दूसरे को गिराने के लिए, दलित जाति के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाहर तो नहीं दिखाते, अंदर अंदर ही बहुत कुछ कर लेते हैं। जी जी। कृपाल सिंह साहब, जैसा कि अभी आपने सुना दोनों बेटियों का, तो इस बीमारी को, क्योंकि अभी भी हमारे भारत देश के अंदर में भी हिंदू राष्ट्र की लोग मांग कर रहे हैं, और जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कल्पना की बात जब की जाती है, तो कहीं ना कहीं जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले इस भारत देश के अंदर में मनुस्मृति का कानून लागू था, और हमारे दलितों के ऊपर में गले में हांडी, पीछे में झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था, और उनके साथ कितना जाति अन्याय अत्याचार होता था। तो कहीं ना कहीं वो जो स्थितियां है जो नेपाल में है, आज हमारे बेटियों के साथ में बहुत बड़े कई बलात्कार होते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े कांड हुए हैं जिसको लेकर के कोई न्याय नहीं मिला है नेपाल के अंदर में। तो भारत के स्थिति जैसे ही नेपाल में भी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। तो मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि इन दोनों बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए, क्या और कुछ और भी, ये दो बेटियां हैं, अभी तीन बेटियां हैं, भारत नेपाल के तमाम बेटियों को, भारत के तमाम बेटियों को क्या कुछ करना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जो आपके ख्यालात हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत शुद्ध हैं, पर सवाल ये है कि इसको प्रैक्टिकल रूप कैसे दिया जाए। प्रैक्टिकल रूप, जैसे मैं गुरु नानक देव जी की मिसाल दी थी आपको, जी कि उन्होंने कहा कि जब उनको जनेऊ पहनाने लगे, जब उनकी उम्र हुई 12-13 साल दी, उन्होंने सवाल किया कि ये जनेऊ तो ठीक है, पर ये मेरी सिस्टर दे क्यों नहीं पाया जाता? उन्होंने सिस्टर का ना नानकी सीगा, गुरु नानक की सिस्टर का। वो कहते हैं कि नानकी में भी पाओ जनेऊ, वो भी ताकि उसको भी राइट्स प्राप्त हो बरोबर के। कहते ये औरतां नहीं एलिजिबल है। वो कहते ये औरतां नहीं एलिजिबल तो मैं भी, मेरे को भी पहनने की जरूरत नहीं है इसकी। उन्होंने ये जवाब दिया पंडित को। ऐसी तरह जब उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए कि जाओ अच्छा सौदा करो जाकर, जिससे कमाई करो और अपना गुजारा करो, तो उन्होंने रास्ते में आए उनको गरीब लोग बैठे हुए, उन्होंने बजाय प्रोडक्ट्स बाई कर लिया, खुराक और कपड़े उनके लिए, ताकि उनकी मदद हो सके। तो फिर इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं, जैसे आप हैं, दोनों लड़कियां, जब वो मेल जुल के इस तरह समाज की सेवा करनगे प्रैक्टिकल तौर पर, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ,
कोई कॉलेज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ है? संगीता जी, जैसा कि कृपाल सिंह साहब ने कह रहे हैं कि आप एक युवा हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स लोग होंगे और बहुत सारे लड़कियां आपके दोस्त होंगे, तो ऐसे लोग मिल करके इस दिशा में क्या कुछ करने का प्लान बना रहे हैं, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि संगठित होने के, एकत्रित होने की जरूरत है। वो तो है। जी, हम अभी तो उसका कुछ प्लान नहीं बनाए क्योंकि हमारी अभी अभी ये यात्रा खत्म हुई है और हमारी एग्जाम भी आने लगी है, तो वो प्लान अब नहीं बनाया है। जब हमारी एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद हम कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे। जी जी। रीटा जी, आप जी का क्या विचार है? कोई आप जर्नलिस्ट हैं और कोई ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप जर्नलिस्ट लोग लेकर जहां लोगों को उत्साह देकर कर सकते हैं जिससे कि हमारा भाईचारा बन सके, जैसे एक दूसरे से मदद एक्चुअली कर सके हम, ताकि गल्लां बातां से अगली स्टेज जो है वो एक्शन तो बगैर जेडी है देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। आपका क्या विचार है? क्या है बात क्या है कि वो दलित लोगों ना बहुत दुख है उनका, अभी भी उनका बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सुनने के लिए गवर्नमेंट मतलब तैयार नहीं हुई, इसलिए हम तो सुनाते रहते, हमारा काम तो सुनाने का काम है, हम तो सुनाते रहते हैं। और रेडियो में मैं काम करती हूँ, मैं रेडियो से सुनाती हूँ। कुछ लोग और जर्नलिस्ट है टेलीविजन में काम करते हैं, वो टेलीविजन से भी सुनाते हैं। और वो कुछ जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया भी काम करता है, प्रिंट मीडिया में लिखते हैं वो, और लिख के भी काम मतलब बोलता है वो। इसलिए हमारा काम बोलने का, सुनाने का काम है, हम सुनाते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, गलत को गलती बोलना हमारा फर्ज भी है। इसलिए हम जर्नलिज्म के माध्यम से और लोगों को उनको मतलब अवेयरनेस करने के मतलब हमारा फर्ज भी है, इसलिए हम करेंगे। और इसके बाद एक राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ नाम का एक संगठन भी है नेपाल में। वो दलित पत्रकारों का मतलब बहुत बड़ा संगठन है, इसमें मैं सचिव भी हूँ। और विनोद पहाड़ी नाम का हमारा वो अध्यक्ष है। और वो दलित पत्रकार संघ के बहुत साथियों ने मिलके मतलब हमारा ये यात्रा सफल करवाया था। उन्होंने हमको खाने के लिए, बैठने के लिए बहुत मतलब वो रिलेशन के और भी बात था, उन्होंने सब मिला के और हमारा ये यात्रा में बहुत हेल्प किया है। उनको मैं यात्रा के लिए और मतलब उनको हेल्प के लिए मैं उनको शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ में अभी करीब 2000 जर्नलिस्ट इसमें जुड़ चुका है। और उन्होंने विभिन्न मतलब डिफरेंट मीडिया में भी काम करते हैं। और संगठित होने के बाद उन्होंने बहुत आवाज मीडिया के मदद से बहुत आवाज उन्होंने बोल रहा है अभी भी। बात ये है। जी, हमारे साथ मेघरा जी जुड़ गए हैं। मेघरा जी आज की इस परिचर्चा पर अपने कुछ विचार ख्यालात रख सकते हैं, जैसा कि भी रीता जी ने और संगीता जी ने कहा। जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहले तो हम रीटा और संगीता और इंदिरा को तीनों को इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है। और इन तीनों के नाम हमने एक कविता लिखी है। और कविता से इनको मतलब भाई इनकी जो बहादुरी का जिक्र किया है, क्योंकि जो बच्चे मतलब ऐसे इंसान अगर काम कर जाए कोई बहादुरी का, उनको बहादुरी का खिताब देना बहुत जरूरी है। तो हमने इनको एक बहुत सारे लोग जो है ना लेडीज शो को, जैसे इंडिया में बोलते हैं इनको आयरन लेडी बोलते हैं मायावती को, तो हमने इनको गोल्डन भी नहीं, इनको सिल्वर भी नहीं, इनको डायमंड लेडी का नाम दिया है। डायमंड लेडी का खिताब दे करके उनको संबोधन किया है, ताकि इनकी जो कीमत है वो देश जान सके, नेपाल जान सके, नेपाल के अंदर इन लोगों ने कितना बड़ा काम किया। तो मैं दो कविता जो लिखी है ना, मैंने इसकी सिर्फ 2
अंतरे बताऊंगा, बाकी का इनको मैं भेज दूंगा इनको। तो मैंने इसमें लिखा है कि नेपाल की 3 लड़कियों ने एक बहादुरी भरा काम कर दिया। रीता, इंदिरा और संगीता ने एक नया इतिहास रच दिया। तो पहला अंतरा इसमें ऐसा है कि नेपाल की 3 लड़कियों ने सचमुच ही एक धमाल कर दिया। 20 दिन में 1024 किलोमीटर का सफर तय करके कमाल कर दिया। जात पात के खिलाफ आंदोलन करके जात पात को हलाल कर दिया। हलाल का मतलब खत्म करना, उसको काट देना, गला काट देना उसका। तो अपने समाज को इन तीनों ने खुशियों से माला माल कर दिया। यानी कि खुशियां भर के, जो अपने आप तो खुशियां ली इन्होंने काम करके, लेकिन अपने समाज को भी खुशी दी। तो लास्ट में एक अंतरा लास्ट में है कि रीटा, इंदिरा और संगीता को वॉइस ऑफ मानवता ने डायमंड लेडीज का नाम दिया है। जो अच्छा काम करते हैं इस दुनिया में उनको वॉइस ऑफ मानवता ने सम्मान दिया है। अमन शांति कायम करेंगे पूरे विश्व में, ये वॉइस ऑफ मानवता ने लोगों से वादा किया है। रीटा, इंदिरा और संगीता के बारे में मेघराज सिंह ने सच ही सच लिख दिया है। तो हम जिंदा हैं, अपने जिंदगी में जिंदे लोगों का ही हम साथ देंगे। और रीटा, इंदिरा ने इसे बड़ा इतिहास का काम किया। तो मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, समस्याएं बहुत सारी हैं, समस्याएं रख देते हैं सभी सामने, लेकिन समाधान बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन अगर समाधान भी ढूंढेंगे तो समाधान मिल जाएगा। तो जैसे अभी दलित पत्रकार का जिक्र किया रीटा जी ने, नाम ही जब इतना खतरनाक होगा तो बाकी क्या, मतलब जिस पर क्या निकाल सकेंगे। तो नाम ऐसा रखें ताकि आने वाले वक्त में लोगों को उसको सीखने मिले, उससे सीखने मिले। जैसे रोटी की भूख लगती है इंसान को, तो रोटी का इंतजाम करता है इंसान, चाहे जैसे मर्जी करे। अभी भूख, पानी की प्यास लगती तो जब तक आदमी पानी नहीं पिएगा तब तक उसको ढूंढता रहेगा। अगर नहीं मर जाएगा तो जात पात अगर प्रॉब्लम है तो इसकी समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा। तो इसकी समस्या का समाधान आप ढूंढेंगे। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। एक किताब मेरी मार्केट में भी आने वाली है, एक दिल्ली में इसका प्रचार प्रसार होगा शुरू, और दिल्ली में विमोचन भी हुआ इसका, नेपाल के अंदर भी बोझल दिया है कि तो जात पात को हम खत्म कर सकते हैं ज्ञान के बल पर, ना के शरीर के बल पर। शरीर तो इंसान का तभी सही काम करता है जब इंसान का दिमाग सही काम करता हो और इंसान को ज्ञानवान हो। ज्ञानवान इंसान ही इस पर फतेह पा सकता है। तो फिर दोबारा रीटा और संगीता और इंदिरा को बधाई देते हैं इस काम के लिए। आप लोगों ने 18 जून को आप लोगों को सम्मान भी दिया जाएगा नेपाल के अंदर। ये वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से विश्व शांति का प्रोग्राम रखा है, कैसे विश्व में शांति पैदा होगी इसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फिर दोबारा रीटा जी को भी और संगीता जी को भी, इंदिरा जी को भी, तीनों को बार बार बधाई, और खुश रहें और ऐसे ऐसे काम करते रहें ताकि विश्व आप याद रखे। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, भाई, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से रीटा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। रीटा जी, जैसा कि मेघराज जी ने आप लोगों को इतना बड़ा खिताब दिया है, उसके लिए हमारे वॉइस ऑफ मानवता टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसे मिसाल कायम करने के बाद ही हम लोग, आप एक दूसरे से परिचय हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग इस यात्रा में नहीं निकलते तो मेघराज जी तक और हमारे तक, कृपाल सिंह जी तक आप लोगों का शायद भी परिचय हो पाता। तो जिस ढंग से इंसान एक ऐसा काम करके मिसाल जब कायम करता है तो उसको लोग, दुनिया के लोग सलाम करते हैं, लोग दुनिया के लोग जानते हैं। क्योंकि दुनिया में इंसान को एक दिन मर जाना है, लेकिन उसकी जो कार्य है, उसके जो कर्म है, वो समाज के लिए मिसाल रहेगा। तो आप लोगों की इस प्रेरणा भरी कामयाबी के लिए हम सबको, सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई। दोबारा हम ये चाहते हैं कि इसको और किस ढंग से संगठित करके, ये भारत नेपाल की ही समस्या नहीं है, ये भारतवर्ष के हर राज्य के, हर जिले के, हर ब्लॉक की समस्या है, और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम आप तीनों बहनों के साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम आपके साथ तत्पर है। हमारा ये चैनल आपके लिए तत्पर है, और हम आपके साथ जहां तक आपका सहयोग होगा हम करने को तैयार है। मैं फिर से चाहूंगा कि आप इस विषय पर देशवासियों को, नेपाल की धरती से भारतवासियों को, जात पात के इस नासूर को कैसे खत्म करे, इस पर प्रेरणादायी विचार हमारे लोगों तक संदेश के रूप में दें। रीता जी।
जी हाँ, बात ये है, हम जहाँ भी रहे, जो भी है, हम इंसान है, हम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। अभी इंसान के तरह वो जन्म लेता है, वो इंसान की तरह ही जीना और इंसान की तरह ही मरना चाहता है, वो होना चाहिए, उसका राइट्स है ये। जब लोगों ने उसका राइट्स छीनता है ना, उस टाइम पे उस मतलब उस संघर्ष करेगा। मैं अभी इंसान हूँ, इंसान की तरह बांचना चाहता हूँ बोल के वो मतलब संघर्ष करेगा। संघर्ष संघर्ष से भी नहीं होगा तो उस और ज्यादा मतलब आंदोलन करेगा। आंदोलन से तो नहीं होगा तो क्या करेगा फिर? हम तो बौद्धिक आंदोलन कर रहे हैं अभी। हम रक्तपात पूर्ण आंदोलन का विश्वास नहीं करते हैं। हम बौद्धिक आंदोलन करके ये जात पात का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हटाना चाहते हैं। ये कभी भी कहीं भी होना नहीं चाहिए। इसलिए इंडिया में भी है, ये साउथ एशियन जो कंट्रीज है, वो वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, जात पात का प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए पहले इंसानियत को हम एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनका मतलब अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का जरूरत है। और उनको अवेयरनेस होने के बाद तो ये खत्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही करूंगी तो मतलब यहाँ पर तो विभेद होगा ही होगा। इसलिए ये जात पात का जो अंत करने के लिए जो करने वाला होता है ना, वो करने वाले को अवेयरनेस करना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसको अभी से दूर करके इंसानियत को एक्सेप्ट करो बोल के उनको अवेयरनेस करना चाहिए। फिर जो मतलब जात पात का वो भेदभाव अथवा छुआछूत नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने यही बोलते हैं कि हमने वो नेपाल के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी यही बोलेंगे, मतलब एक प्रतिवेदन बना के हम दे देंगे, रिपोर्ट बना के दे देंगे, यही लिख के हम दे देंगे उन लोग को। और हमने ये यात्रा में बहुत लोग से हमारा मुलाकात हुई, उनसे बात किए हैं हमने। और उनसे भी हमने बहुत मतलब उनका विचार रिकॉर्ड करके लेके आए हैं। और हम रेडियो नेपाल में मैं उनका मतलब विचार का रिपोर्ट भी बना के ब्रॉडकास्ट करूंगी। आज मैं एक दिन दोपहर में एक रिपोर्ट बना के मतलब भेजी हूँ रेडियो नेपाल में, वो बजेगा, कल बजेगा। और हमने ये जो किया है मतलब साइकिल यात्रा में बहुत लोगों ने हमको मतलब साथ दिया है। वो अभी हमारा मेघराज जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कविता भी लिखा है। उन्होंने हमको बहुत अप्रिशिएट करके आपने ये करो, ऐसा करो, मतलब बहुत मतलब हमको इंकरेज करते हैं। हमको बहुत खुश भी हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। हम अमेरिका में है मेघराज जी, फिर भी हम नेपाली लोग को मतलब चिंता करके उन्होंने हमारा भी उन्होंने मतलब चिंता करके इतना कुछ किया है, तो हम धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और हमारा हमारा वो यात्रा के बारे में कविता लिख के और उन्होंने एक अवार्ड दे के हमारा भी सम्मान करने के लिए उन जो बोला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जगदीश जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और कृपा सिंह जी को भी। और आपने बहुत हमारा ये यात्रा के लिए, हमारा ये कार्य के लिए, ये काम के लिए जो अप्रिशिएट किया है, इसके लिए मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीटा जी। मैं संगीता जी से फिर से चाहूंगा, संगीता जी आप एक कॉलेज छात्रा हैं, आपके अंदर में काफी जोश और जुनून है, तो आप नेपाल की धरती से हमारे भारतवर्ष के बेटियों को, दलित समाज के पढ़े लिखे बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लोग तो इंसान ही होता है, उसकी इंसान की नजर से देखे। क्योंकि ये जात पात की नाम ही हटा दे, क्योंकि ये जात पात का नाम अच्छा नहीं है। क्योंकि और इंसान तो इंसान ही है ना, इसीलिए हर लोग एक दूसरे को प्यार करे, इंसान को इंसान की तरह जीने दे, वही है। जी
मैं एक बात कहना चाहता हूँ रीटा जी, अगर जैसे आप रेडियो नेपाल चलाती है, अगर उस पर मेरा इंटरव्यू करेंगे आप, जैसे हमने आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वैसे मेरा इंटरव्यू लेता नहीं है कोई, लेकिन अगर आप इंटरव्यू लेंगे कि जात पात का सर्वनाश कैसे करेंगे, तो हम उसको आपको बताएंगे कि जात पात का सर्वनाश कैसे होगा। और दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे सोचते हैं कि वो दूसरा हमें इंसान नहीं समझते हैं, जो ऊंची जात के मानते हैं अपने आप को, वो दूसरे को इंसान नहीं समझते। यानी कि क्या होता है, जो आदमी गधा है वो दूसरे को इंसान कैसे समझेगा? तो गधा जो होता है वो गधा ही समझेगा दूसरा, क्योंकि उनमें जो है उनमें इंसान वाले गुण नहीं है। जो इंसान आपको इंसान नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो पशु है, जानवर है। तो इंसान को समझने के लिए इंसानियत होनी बहुत जरूरी है, और सच्चाई और ईमानदारी से इंसानियत के अंदर इंसानियत आती है। और झूठ और बेईमानी से इंसान के अंदर पशु वाले गुण आते हैं। तो वो पशु हैं, जानवर हैं, जो आपको ऐसा समझते हैं। तो आप अपने आप को इंसान समझे। अगर आप अपने आप को इंसान समझे कि दूसरा क्या समझता है वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को तो जो समझना है उसको समझे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सच्चाई, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो 99% मानसिक प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो जात पात को हम बताएंगे कि आप कैसे खत्म किया जा सकता है। उसको रेगुलरली, मतलब उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी जात पात खत्म हो पाएगी। अगर करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी खत्म हो पाएगी। तो दूसरा क्या समझता है आपके बारे में, अगर संगीता जी को बोलता है कोई आप काणी है, तो आपकी तो दोनों आंखें हैं, तो आप अपने आप को काणी कैसे मान लेगी? अगर आपको कहता है कि आपको आप ऐसी है, तो जब आप ब्यूटीफुल हैं, आप सुंदर हैं, तो उसकी बात को क्यों मान रही है? अपनी बात को, अपने पर भरोसा होना चाहिए इंसान को अपने पर इतना भरोसा है मैं इंसान हूँ। तो ये गधे हैं जो दूसरे से बोलते हैं, वो मतलब उनको बेगले भी कह सकते हैं, ना समझ इंसान कह सकते हैं। तो ना समझ की इंसानों की बात पर बुरा मत माने, वो जिनको जितना ज्ञान होता है उतनी बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को इंसान समझे, यही बहुत होता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में हमारा समय भी नजदीक आ चुका है, कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि सारांश में कंक्लूजन के रूप में जो नेपाल की समस्या है, इस पर तीन बेटियों ने जो अपना एक कदम उठाया है, साहसिक कदम उठाया है, इस पर अमेरिका की उस वैश्विक देश से हमारे भारतवासियों को, नेपाल वासियों को एक मैसेज के रूप में अपनी बात, अपना संदेश दें बेटियों को। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो आपने काम किया है बहुत अच्छा किया है। और ये जो आप जात पात के मसले की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बातों से ही आगे एक्शन की जरूरत है। जो एक्शन छोटे रूप में अपना, जैसे खाना पीना साझा करो, ताकि मेल जोल के एक दूजे ना छोटे छोटे ग्रुप बना के तुसी एक दूजे दे प्रेम प्यार दे विच एक्शन ले सकते हैं। दैट्स ये बात यहाँ अमेरिका में की जाती है। जो नेबरहुड्स है ना, एक दूसरे से मिलकर वो कोऑपरेट करते हैं। जो भी उन्होंने सफाई करनी हो इलाके की, या कोई और प्लान बनाने हो, वो बनाते हैं अपने छोटे लेवल पर। वो छोटे लेवल के ग्रुप जिहड़े ने हौली हौली गांह वाधे वाधे वड्डे लेवल ते बन जाते हैं। पर जिथों तक गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करदियां, ना अमेरिका दे विच ही, ना किसी होर पासे गवर्नमेंट करदियां ने। गवर्नमेंट ते बाद दे विच करदी है लोकां नूं। गवर्नमेंट मोस्टली लुटेरियन ने, तो गवर्नमेंट पैसे कित्थों लैंदी है? लोकां दे पैसे ने ना, गवर्नमेंट दे अपने तो कोई पैसे नहीं है। मोस्ट पीपल जो गवर्नमेंट में है वो बहुत ब्राइबरी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो उनसे कोई आस रखनी कोई ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं है। जे कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ अपनी मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ मेहनत करके एक दूजे ਦਾ हथ ना हथ मिला के ये प्रोग्राम लेके उस पर अमल करो। यही तरीका है सब वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, और कंट्रीज जो है अगाह बढ़ू, सब छोटे लेवल पे लोगों ने चेंज लिया दी है, गवर्नमेंट नहीं चेंज लेके आती। गवर्नमेंट ने सगों सुप्रेस कर दिया चेंज, सो दैट दे कैन स्टे इन पावर। सो इसका आप ध्यान दें इस पासे के लोकल लेवल के आप कैसे
इसको अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करके आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी मेरी अर्ज है आपको। बाकी परमात्मा आपको राजी खुशी रखे और भी ताकत बख्शे समाज सुधार करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में संक्षिप्त में रीता जी से और संगीता जी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर, आप लोगों की इस ऐतिहासिक यात्रा पर हमारे लोगों को, हमारे आने वाले जनरेशन को, न्यू जनरेशन को, नए बच्चों को, नए पढ़े लिखे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए जो आप लोगों ने काम किया है, इस पर आप लोगों का और क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए कम शब्दों में अपनी बात रखें। रीटा जी, संगीता जी। जी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा ये जीवन फिर नहीं आएगा। जो ये एक बार हमारा ये जिंदगी है एक बार का, इस बार में ही हम कुछ कर सकते हैं। जो भी करेंगे अच्छे करेंगे, जो भी करेगा अच्छा करेगा। हम यही बोल के काम करना चाहिए। हम देश के लिए, मानव के लिए अच्छा काम करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। और हम संघर्ष से भी भागना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और अच्छे के लिए करना चाहिए। और हमने भी वही किया, जो हमने बहुत संघर्ष किए, बहुत कठिन यात्रा पार करके हम 20 दिन में मेची पहुंचा था। उस टाइम पे इतना धूप था, सड़क से मतलब बहुत वो धुआं निकलता था, वो पिच सड़क से। उतना मतलब बहुत हाई टेम्परेचर के बीच में भी हम साइकिल चला के और यात्रा की है। ये बहुत कठिन यात्रा था। हमने कुछ पाने के लिए ये यात्रा किया है। बहुत मतलब हम रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। हम रिपोर्टिंग भी मतलब 1 साल की रिपोर्टिंग किया है हमने। 1 साल की रिपोर्टिंग दिन में करके आए हैं। इसलिए हमारे लिए ये यात्रा बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे लाइफ में ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंस है। और मैं बोलती हूँ ये यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा के बाद हम और भी कुछ कर सकते हैं मानव के लिए। इसलिए मैं अब आने वाले जो बच्चे हैं, जो भाई है, बहन है, उन लोग को बोलूंगी कि जो कुछ भी करना अच्छा करना, पढ़ाई लिखाई करना और समाज के लिए और देश के लिए और ये वर्ल्ड के लिए अच्छा काम करके दिखाओ और इंसान की तरह जीना, इंसान की तरह जीना देना। ऐसा ही है मेरा बात। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। नेपाल की उस धरती से हमारे बच्चों को, हमारे यंग जनरेशन को आपने एक इतिहास के रूप में, एक मैसेज के रूप में दिया है। बहुत शुक्रिया। मैं संगीता जी से लास्ट में सारांश शब्दों में, संदेश के रूप में उनके विचार हम सुनना चाहेंगे हमारे देशवासियों के लिए और बच्चों के लिए। संगीता जी। हाँ जी, और हम ये बोलना चाहते हैं कि क्योंकि छोटा बच्चा भी और बड़े लोग जो अभी है ना, वो कहना चाहिए कि बच्चों को ऐसा मत करो, क्योंकि बड़े करेंगे बच्चे तो वही करेंगे ना। इसलिए बच्चे पहले बड़े को सुधरना चाहिए, उसके बाद बच्चे सुधरेंगे ना। इसलिए जो आपकी माँ बाप है, वो लोग सारे लोग बच्चे को ये जात पात की कुछ मत सिखाओ। आप अच्छे हो जाओगे तो आपके बच्चे खुद से अच्छे हो जाएंगे। और समाज में जात पात कुछ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को भाई बहन बोलना चाहिए। इंसानियत की तरह रहने से समाज बहुत अच्छी रहती है, यही कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी और रीता जी। और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर नेपाल के हमारे 3 बेटियों ने जो एक ऐतिहासिक काम किया, उसका हम धन्यवाद करते हुए, आज की इस परिचर्चा पर जो आप लोगों के जो विचार हैं, राय है, उनसे हमें अवश्य अवगत कराएं। और आपको पसंद आते हैं तो इसको शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, मेघराज सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में हम रीता जी से, संगीता जी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। Nice to meet you, young ladies. बहुत शुक्रिया रीता जी, संगीता जी, कृपाल सिंह साहब, शुक्रिया।
थैंक यू। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने जी। हमको मतलब हमारा विचार को यहाँ से मतलब बोलने के लिए वो अवसर दिया है, इसलिए जी आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।